गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहली चीज़, ये एक एसी मशीन है। दूसरी चीज़, इसका नाम है हमारा इंडक्शन मोटर। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता था। यानी यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही सप्लाई सोर्स देनी पड़ेगी, यानी स्टेटर को सप्लाई देनी है। रोटर स्टेटर की ही वजह से रोटेट करेगा, यानी वहाँ पर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। यानी हम स्टेटर को सप्लाई देंगे, रोटर पर ईएमएफ ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड होगा। दैट्स वाई इस मोटर का नाम रखा गया 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो हम इसकी अगर वर्किंग को पढ़ते हैं, सबसे पहले आती है हमारी वर्किंग। तो जब हम वर्किंग की बात करते हैं, हम एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल RYB, दिस इज अ स्टेटर एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट टू द रोटर। और ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज अ एयर गैप। स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप बना होता है वो एयर गैप है। तो अगर हम इसकी वर्किंग को देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड कराई, सप्लाई टू स्टेटर। हमने स्टेटर को एक 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कराई। जैसे हम उसको 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, 3 फेज AC करंट जनरेट हो जाती है हमारी इन स्टेटर कंडक्टर्स। यानी हमारे स्टेटर कंडक्टर्स में, यानी जो भी यहाँ पर कंडक्टर्स लगे हुए हैं, उनमें एक एसी करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और ये एसी करंट एयर गैप में क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लक्स प्रोड्यूस कराती है। यानी इस एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड होता है हमारा, यानी एक फ्लक्स इंड्यूस्ड इन एयर गैप। जो फ्लक्स है हमारा वो एयर गैप में इंड्यूस हो जाता है, बिकॉज ये फ्लक्स अपनी वैल्यू को लगातार चेंज कर रहा है, इसीलिए इस फ्लक्स का नाम रखा गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी ये फ्लक्स लगातार अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, R से Y एंड Y से B। और ये क्योंकि लगातार रोटेट कर रहा है, ये जिस स्पीड पे रोटेट करता है उस स्पीड का नाम रखा गया सिंक्रोनस स्पीड। ये एक सिंक्रोनस स्पीड पे, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड होती है हमारी। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, पोल कांस्टेंट। P इज अ पोल एंड F इज अ फ्रीक्वेंसी। तो यानी हमने अब तक क्या डिस्कस किया कि जैसे ही हमने अपने स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड कराई, एक 3 फेज एसी करंट जनरेट होती है स्टेटर कंडक्टर्स में, और वो क्या करती है, एयर गैप में फ्लक्स को इंड्यूस करा देती है, जो कि एक रोटेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो किस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, 1 ns यानी सिंक्रोनस स्पीड पे 120 F/P। नाउ फ्लक्स हमारा जनरेट हो गया। अभी रोटर जो है हमारा, ये रोटर हमारा स्टेशनरी वाइंडिंग है, यानी रोटर इज स्टिल स्टेशनरी। रोटर हमारा स्टेशनरी वाइंडिंग में है, रोटर की वाइंडिंग स्टेशनरी है, कोई लोड नहीं है। तो ये स्टेशनरी वाइंडिंग क्या करेंगी हमारी, ये स्टेशनरी वाइंडिंग फ्लक्स को कट करेंगी और ईएमएफ को इंड्यूस कराएंगी। यानी रोटर की वाइंडिंग ने फ्लक्स को कट किया, जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ जनरेट हो रहा है उस फ्लक्स को कट किया, और फ्लक्स को कट करते ही वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। यानी ईएमएफ इंड्यूस होते ही ये हमारे रोटर में करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा। रोटर वाइंडिंग में करंट जनरेट हो गया हमारा। रोटर वाइंडिंग में जैसे ही करंट जनरेट होगा, यानी रोटर में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन यानी फोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये फोर्स एक्सेलरेट करेगा हमारे रोटर को रोटेट कराने के लिए। यानी हमारा रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो गया। यानी अब तक क्या हुआ, हमने सबसे पहले 3 फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड कराई अपने स्टेटर को, जिसकी वजह से 3 फेज एसी करंट जनरेट हुआ, उसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, जो कि एक प्रॉपर स्पीड पे रोटेट कर रहा है। रोटर की वाइंडिंग अभी स्टेशनरी है, तो उसने फ्लक्स को कट किया, ईएमएफ को इंड्यूस किया। वो ईएमएफ ने रोटर वाइंडिंग में एक करंट प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से वहां फोर्स प्रोड्यूस हुआ, और फोर्स की वजह से रोटर ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। यानी रोटर हमारा रोटेशन में आ गया। जैसे ही रोटर रोटेट होने लगेगा, वो रोटेटिंग रोटर क्या करेगा हमारा, अभी
रोटर स्पीड एंड आरएमएफ स्पीड बोथ आर सेम, यानी रोटर किस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, जिस स्पीड पे हमारा आरएमएफ घूम रहा था, यानी एनएस, यानी दोनों की स्पीड हमारी सेम है। और ये सारी कंडीशन कब है, जब लोड नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने मशीन को लोडेड किया, व्हेन मोटर इज लोडेड, जैसे हमने मोटर को लोड किया, लोडेड होते ही रोटर स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो गिरने लगेगी। यानी अब रोटर की स्पीड और आरएमएफ की स्पीड में डिफरेंस आ गया। दैट डिफरेंस इज नोन एज स्लिप। इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, स्लिप। यानी रोटर में जितनी भी चीजें जनरेट होंगी, स्लिप हमेशा जनरेट होगी, बिकॉज बिना लोडेड मोटर हम वर्क नहीं करते हैं। हमारी मोटर पे लोडेड हमेशा रहेगी वो, जिसकी वजह से रोटर स्पीड और आरएमएफ स्पीड में हमेशा डिफरेंस रहेगा, और दैट डिफरेंस इज नोन एज स्लिप। तो स्लिप हुआ हमारा ns माइनस n अपॉन ns इंटू 100। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ स्लिप। तो एक सिंपल वर्किंग थी हमारी इंडक्शन मोटर की कि जैसे ही हमने अपनी 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कराई स्टेटर को, वहां पर एक करंट जनरेट हुई। उस करंट ने एयर गैप में एक फ्लक्स को जनरेट किया। दैट फ्लक्स जो है वो एक सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा था हमारा। उसको रोटर की वाइंडिंग ने कट किया। रोटर वाइंडिंग ने कट करते ही फ्लक्स कट करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ ने रोटर के कंडक्टर्स में करंट को जनरेट किया, जिसकी वजह से वहां फोर्स प्रोड्यूस हुआ, और फोर्स की वजह से रोटर रोटेट होने लगा। एट दैट टाइम रोटर स्पीड एंड आरएमएफ स्पीड दोनों की स्पीड सेम थी, बिकॉज हम नो लोड पे काम कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने रोटर को लोडेड किया, रोटर को लोड डाला, रोटर की स्पीड डिक्रीज होने लगी, और रोटर की स्पीड डिक्रीज हो गई। दैट मीन दोनों स्पीड में डिफरेंस आ गया, और दैट डिफरेंस इज नोन एज स्लिप, जिसे हम स्लिप कहते हैं। तो स्लिप का फॉर्मूला बनता है हमारा ns माइनस n अपॉन ns इंटू 100। दिस इज अ स्लिप। तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखी हुई है। एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपकी समझ में आ जाए। दिस इज फॉरवर्ड मोटरिंग रीजन। तो जब हम यहाँ पर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, जिसके पर हमें स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी बेटा, वो बेसिकली 3 रीजन में डिवाइडेड होती हैं। द फर्स्ट रीजन इज फॉरवर्ड मोटरिंग रीजन, द सेकंड इज जनरेटिंग रीजन, एंड द थर्ड वन इज प्लगिंग रीजन। ये तीनों रीजन क्रिएट करने का बेसिकली जो पर्पस है, ये तीनों रीजन क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू वेरिएशन इन स्लिप। स्लिप की वेरिएशन में, स्पीड की वेरिएशंस की वजह से ये तीनों रीजन क्रिएट हो रहे हैं। तो एक एक करके ये तीनों रीजन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीजन आता है हमारा फॉरवर्ड मोटरिंग रीजन। द फर्स्ट रीजन इज फॉरवर्ड मोटरिंग रीजन। तो अगर हम फॉरवर्ड मोटरिंग रीजन की बात कर रहे हैं, यानी दिस इज अ जनरल रीजन जिसमें एक्चुअली मोटर वर्क करती है, और जिसमें स्लिप हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, विच इज द एक्चुअल रेंज ऑफ स्लिप। स्लिप की एक्चुअल रेंज हमारी क्या होती है, या तो स्लिप 0 होगी या हाईएस्ट वैल्यू स्लिप की 1 होगी। हमेशा 0 से 1 के बीच में ही हमारी स्लिप लाई करती है। तो इस रीजन को अगर आप यहाँ देखेंगे, ये 0 से लेके 1 तक का रीजन को मैंने नाम दिया है फॉरवर्ड मोटरिंग रीजन। इस रीजन को भी मैंने 2 रीजन्स में डिवाइडेड कर रखा है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। वो रीजन क्यों डिवाइड किए गए हैं, मैंने स्लिप के जस्ट मिड वाला पॉइंट कंसीडर किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक SM पॉइंट को एग्जाम्पल के तौर पे उसको 0.5 कंसीडर किया। इसका मतलब 0.5 से पहले की रेंज होंगी हमारी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and after this range the values are these। तो these range जो है हमारी, वो इसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है।
और ये वैल्यू स्लिप की बहुत कम है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने स्लिप को दो अलग अलग रेंज में डिवाइड कर दिया। एक SM से पहले वाली रेंज जो बहुत कम स्लिप रेंज होगी हमारी, जिसमें स्लिप की वैल्यू बहुत कम होगी। एक SM से 1 तक की रेंज जिसमें स्लिप की वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमने यहाँ पर रीजन डिवाइड किया है तो सबसे पहला रीजन हमने लिया है स्टेबल रीजन, जिसमें मैंने रेंज रखी है 0 से SM तक। अब मैं इस रीजन का नाम रख रही हूं बेटा लो स्लिप रीजन। इस रीजन का क्या नाम रखा गया? लो स्लिप रीजन, क्योंकि इसमें स्लिप की वैल्यू बहुत कम है। तो अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला देखूं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SR2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। तो अगर मैं यहाँ पर स्लिप को बहुत कम रखा है तो उस स्लिप को कम रखने की वजह से अगर मैं डिनोमिनेटर वाला टर्म देखूं SX2 स्क्वायर, तो दिस SX2 स्क्वायर हैव द वेरी लेस वैल्यू कंपैरेटिवली R2 स्क्वायर, क्योंकि R2 तो कांस्टेंट है हमारा, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो स्लिप पे भी डिपेंड नहीं करेगा हमारा। तो R2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन जितना हम स्लिप को कम करते जाएंगे, स्लिप की वजह से SX2 स्क्वायर की वैल्यू हमारी बहुत कम होती चली जाएगी। और अगर SX2 स्क्वायर R2 स्क्वायर के कंपेरेटिवली हमारा कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि टॉर्क में से हम उस SX2 स्क्वायर वाले टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा टर्म सिर्फ ये बचा, यानी इस रीजन के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टॉर्क हमारा स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल कर आया। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब टॉर्क जो है, टॉर्क लीनियरली बिहेव विद स्लिप, यानी टॉर्क स्लिप के साथ एक लीनियर बिहेव कर रहा है। तभी कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लिप बढ़ रहा है, टॉर्क उसके साथ लीनियर बिहेव कर रहा है हमारा, यानी इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए इस रीजन का नाम रखा गया बेटा स्टेबल रीजन। नाउ अब हम दूसरा रीजन यहां पे डिस्कस करते हैं। द रीजन नेम इज अनस्टेबल रीजन। जब हमने अनस्टेबल रीजन की बात करी यहाँ पर, तो अनस्टेबल रीजन में मैंने स्लिप की रेंज को कहाँ से कहाँ तक रखा? SM से 1 तक, विच इज वेरी हाई। तो सबसे पहले इस रीजन का नाम रखा गया हाई स्लिप रीजन। इस रीजन का नाम रखा गया हाई स्लिप रीजन। अब ये क्योंकि हाई स्लिप रीजन है, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो हमारा एज इट इज था R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। यानी स्लिप अगर कम है तो वो SX2 स्क्वायर की वैल्यू को जितना कम कर रही है, अगर स्लिप बढ़ेगी तो वो SX2 स्क्वायर की वैल्यू को बढ़ाएगी। और R2 हमारा कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है हमारा। तो बिकॉज दिस इज अ हाई स्लिप रीजन, SX2 स्क्वायर की वैल्यू R2 स्क्वायर के कंपैरेटिवली बढ़ती चली जाएगी। और अगर ये बढ़ेगी तो अब हमें R2 स्क्वायर को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे जो टर्म बचा वो ये बचा हमारा SR2 अपॉन S स्क्वायर X2 स्क्वायर। S से अगर मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो यहां पर मैं जनरलाइज कर सकती हूँ इसको कि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। दैट्स वाई एक पर्टिकुलर रेंज के बाद, यानी SM के बाद 1 तक पहुंचने तक टॉर्क लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब दिस इज नोन एज अनस्टेबल रीजन, क्योंकि यहां पर टॉर्क हमारा स्लिप के साथ लीनियरली बिहेव ना करके इनवर्स बिहेव कर रहा है। तो 2 रीजन हमारे थे, यानी जब हमारी नॉर्मल मोटर वर्क करती है, यानी जब नॉर्मल हमारी स्लिप होती है 0 से लेके 1 तक, तो भी उसमें हमारे 2 रीजन क्रिएट हो जाते हैं। 1 इज अ स्टेबल रीजन, 1 इज अ अनस्टेबल रीजन। यानी एक पर्टिकुलर रेंज के बाद, स्लिप की एक पर्टिकुलर रेंज के बाद हमारा टॉर्क स्लिप के साथ इनवर्स बिहेव करने लगता है, और उस रेंज से पहले टॉर्क स्लिप के साथ लीनियरली बिहेव करता है। तो नाउ हम बात करते हैं अपने सेकेंड रीजन की, जिसे हमने नाम दिया है जनरेटिंग रीजन। अब जनरेटिंग रीजन हमने नाम क्यों दिया गया है इस रीजन का? इस रीजन में सबसे पहली चीज, स्लिप नीड्स टू बी निगेटिव। इस रीजन में स्लिप हमारी निगेटिव हो जाती है, और निगेटिव होने का रीजन क्या होता है हमारा? नॉर्मली क्या है हमारा कि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कभी ज्यादा नहीं होती है। रोटर की स्पीड हमेशा कम होगी और NS हमेशा हमारा ज्यादा होगा। बट
इन सच कंडीशंस, कुछ भी ऐसी कंडीशंस आती हैं हमारी जिन कंडीशंस में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। एट दैट कंडीशन अगर हम स्लिप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इफ एन इज ग्रेटर देन एन एस, तो स्लिप हमेशा हमें निगेटिव मिलेगी, और क्योंकि स्लिप निगेटिव मिल रही है तो इससे जो टॉर्क जनरेट होगा वो भी निगेटिव जनरेट होगा। तो जब ये निगेटिव जनरेट होगा यानी हमारी मशीन जो है, जो मैकेनिकल पावर उसे आउटपुट में जनरेट हो रही थी, वो मैकेनिकल पावर अब रिवर्ट बैक यानी रिटर्न सप्लाई की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, यानी मशीन हमारा उल्टा बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। यानी जो मोटर थी हमारी जिसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट और मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा था, इस रीजन की वजह से ड्यू टू निगेटिव टॉर्क वो पावर जो है हमारी वो रिवर्ट बैक होना शुरू हो जाएगी, यानी पावर हमारी एसी सोर्स पर वापस जानी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से इस रीजन में हमारी मोटर एक्ट्स एज अ जनरेटर, यानी जैसे ही हमारे मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट बन जाता है, मशीन हमारी जनरेटर की तरह से बिहेव करने लगती है। तो इस रीजन में क्या होता है, और ये पॉसिबल कब है, केवल व्हेन एन इज ग्रेटर देन एन एस। जिस टाइम पर एन की वैल्यू यानी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, एट दैट टाइम स्लिप इज निगेटिव, और स्लिप निगेटिव तो टॉर्क इज निगेटिव, यानी मोटर एक्ट्स एज अ जनरेटर, यानी मैकेनिकल पावर जो है वो अब इनपुट बन गई और इलेक्ट्रिकल पावर हमारी आउटपुट बन गई, पावर सोर्स में वापस जाना शुरू हो जाएगी। तो दिस रीजन इज नोन एज जनरेटिंग रीजन। इसीलिए अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की गई हैं, बट इन दिस कैरेक्टरिस्टिक टॉर्क इज नेगेटिव, स्लिप इज नेगेटिव। ओके, तो यहां पर स्लिप नेगेटिव, टॉर्क नेगेटिव, तो मोटर के उल्टा काम करना शुरू कर देगी, मोटर की जगह वो जनरेटरिंग रीजन की तरह वर्क करना शुरू कर देगी। नाउ अब आता है हमारा थर्ड रीजन। द थर्ड रीजन इज प्लगिंग रीजन। अगर हम प्लगिंग रीजन की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जो स्लिप का रेंज रखा था, द स्लिप रेंज इज 0 to 1 इफ स्लिप इज ग्रेटर देन 1। अगर स्लिप हमारी ग्रेटर देन 1 हो जाती है तब जो रीजन क्रिएट होता है, दैट रीजन इज नोन एज प्लगिंग रीजन। और ये होगा कब क्रिएट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्लिप फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज दिस ns माइनस एन अपॉन ns। और अगर ये फॉर्मूला है हमारा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें कभी भी स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, यानी ये बन गया ns प्लस एन अपॉन ns, अब हमें स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी जब रोटर और स्टेटर की रोटेटिंग डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाए, यानी वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करने लगे। और ऑपोजिट बिहेव कब करेंगे, जब आपने जो रोटर पे सप्लाई दी है आर बाई बी की जगह उसे आर बी बाई कर दिया जाए, यानी अब रोटर का और स्टेटर का डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी फॉर एग्जाम्पल कि हमने मशीन पे काम किया, मशीन पे काम करते हमने सिर्फ 2 वायर की पोजीशन चेंज की अपने सप्लाई सोर्स में, तो 2 वायर की पोजीशन चेंज करते ही द फेज सीक्वेंस इज चेंज, और फेज सीक्वेंस चेंज होगा तो हमारी रोटर जो है और स्टेटर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, और उस टाइम पे द स्लिप वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी रोटर और स्टेटर ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से जो मोटर पे करंट जनरेट होगी, द मोटर करंट इज वेरी हाई। मोटर की करंट हमारी बहुत हाई जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हीटिंग प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी। दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ उल्टा घूमेगी वहां पर फ्रिक्शन जनरेट होगा, और ड्यू टू द फ्रिक्शन बहुत हैवी करंट यानी हाई हीटिंग प्रोड्यूस होगी। और इस हाई हीटिंग की वजह से क्या होता है हमारा कि दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज। लेकिन ये जो हाई हीटिंग प्रोड्यूस होती है, जो हाई करंट प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है हमारी मोटर में। यानी आपकी मशीन क्या है, उसमें एक काउंटर बैक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम ब्रेकिंग टॉर्क कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटर स्टॉप हो जाती है, यानी आपकी मोटर चलते चलते रुक जाती है। तो दिस इज अ बेसिकली अ एडवांटेज, एक ब्रेक डाउन टॉर्क की, जिसे हम इसे आप नाम देते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क। ये जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है, हाई करंट प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से आपकी मोटर में एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है और आपकी मशीन स्टॉप हो जाती है, काम करना बंद कर देती है।
दैट्स वाई अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो मैंने प्लगिंग रीजन में आपका टॉर्क बिल्कुल नेग्लिजिबल होता जा रहा है, वो धीरे धीरे आपकी मोटर स्टॉप मोड में आती जा रही है। ओके, तो दीज आर द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडक्शन मोटर, जो बेसिकली 3 रीजन में वर्क करती हैं। फॉरवर्ड मोटरिंग रीजन विच इज द एक्चुअल रीजन ऑफ द मोटर, सेकेंड वन इज अ जनरेटिंग रीजन विच इज ऑपोजिट टू द मोटर रीजन, एंड थर्ड वन इज अ प्लगिंग रीजन। तीनों रीजन में द स्लिप वैल्यू इज, इन द फॉरवर्ड मोटरिंग रीजन द स्लिप वैल्यू इज 0 to 1. In the generating region, slip needs to be negative, and in the plugging region, the slip is greater than 1. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे 3 रीजन्स होते हैं जिन पे हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसे वर्क करती हैं। थैंक यू।